इसके पहले हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भोजन ग्रसनी से ग्रासनाल में प्रवेश करता है और ग्रासनाल में कोई भी पाचक एंजाइम ना होने के कारण भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि भोजन का पाचन तभी होता है जब पाचक ग्रंथियाँ होती तभी पाचक एंजाइम होगा, और जब पाचक ग्रंथि नहीं है तो पाचक एंजाइम कैसे? तो जब पाचक एंजाइम ही नहीं है तो पाचन नहीं होगा। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ओसोफेगस की, जिसको हम ग्रासनाल कहते हैं, ग्रासनाल की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रासनाल की लंबाई पूछा जाए तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। भोजन जो होता है ग्रासनाल से किसमें आकर के खुलता है? ग्रासनाल किसमें खुलती है? जो यहाँ पर ग्रासनाल दिख रही है, ग्रासनाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ग्रासनाल आमाशय में आकर के खुलती है। आमाशय जो है थैली सदृश संरचना होती है, जिसको यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये जे शेप बना रहा है। कैसा शेप बन रहा है? जे शेप बन रहा है। यहाँ पर इसको देखें तो एल शेप भी बन रहा है, तो इसीलिए इसको कहीं कहीं पर जो है जे शेप या एल शेप भी लिखा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखें, अगर जे शेप या एल शेप पूछा जाए तो ये संरचना आमाशय की होती है। अब यहाँ पर आमाशय थैली सदृश संरचना होती है। आमाशय की संरचना की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसमें आमाशय जो होता है, आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसमें HCl पाया जाता है। HCl क्या करता है? HCl क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन को सड़ने से बचाता है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। इसके अलावा इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस में विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि जो आपका आमाशय दिख रहा है, ये HCl का कार्य क्या होता है? HCl का कार्य बता चुके हैं कि भोजन को सड़ने से बचाता है। अभी इसके पहले यहाँ पर पढ़ा कि भोजन का जो माध्यम था क्षारीय हो जाता है। यहाँ पर भोजन का माध्यम पूछा जाए तो अम्लीय हो जाता है। देखिए, लार में पाया जाने वाला जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये भी क्या कर रहा था? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर रहा है। HCl भी क्या कर रहा है? यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर रहा है। ये ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर क्यों अडॉप्ट की गई हैं? क्योंकि शायद प्रकृति को पहले से ही पता होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है और आने वाले समय में इससे ज़्यादा पोल्यूटेड होता जाएगा। तो इसीलिए प्रकृति ने पहले से ही व्यवस्थाएं अडॉप्ट कर दी हैं ताकि हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, वो क्या हो जाए, जब हमारे भोज्य पदार्थों के साथ में आए तो वो नष्ट होते चले जाएं, ताकि जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो फिर से स्वच्छ हो जाए, यानी कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि या रोग या पैथोजेंस न विकसित हो पाए। इसके अलावा हम बात करें कि कभी कभी जब आप लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन आ चुका होगा कि अगर हमारे शरीर में पेट में HCl पाया जाता है तो कभी जलन नहीं हुई है, क्योंकि जो नॉर्मली जो एसिड हमारी त्वचा पर पड़ जाता है, कपड़ों पर पड़ जाता है तो जला देता है। तो हमारे आमाशय को कभी नहीं जलाया है ना, तो आमाशय भी जल सकता है। आमाशय भी जल सकता है। आपने महसूस किया होगा जब आप लंबे समय तक 1 दिन तक या 2 दिन तक भोजन नहीं करते हैं तो आपके आमाशय में गर्मी का एहसास होता है, आमाशय में जलन होती है। वो जलन HCl के कारण होती है। उस उठने वाली जो अग्नि होती है उसको जठरा अग्नि कहते हैं। कौन सी अग्नि कहते हैं? जठरा अग्नि कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या कारण होता है कि जब हम मांस खा लेते हैं तो भोजन जो मांस होता है, मांस पच जाता है लेकिन स्कैरिस नहीं पचता है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते होंगे जो स्कैरिस होता है ये मनुष्यों की जो आंत में पाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए वो आमाशय में आया, अब आमाशय में जब HCl के संपर्क में आया तो HCl का असर उस पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर एक विशेष आवरण होता है जिसको आभासी देहगुहा कहा जाता है। क्या कहते हैं? आभासी देहगुहा कहते हैं। तो वो आभासी देहगुहा पर HCl का कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको भी प्रकृति ने विकसित किया है और उसको जीवित रहने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं प्रकृति ने दे रखी हैं।
इसीलिए उसका जो असर, जो उसकी त्वचा पर जो HCl का असर होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आभासी देखभाल उसके शरीर पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ, जो भोजन आता है, वो जो भोजन आता है यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रुकता है। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जो होता है 3 से 4 घंटे तक रुकता है और धीरे धीरे पचते हुए वो कहाँ पर, पाइलोरस, जो पाइलोरिक भाग है, ये ग्रहणी जो कि छोटी आंत का हिस्सा, इसमें से जो निकलता हुआ छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में प्रवेश करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आमाशय दिख रहा है, आमाशय में ये HCl पाया जा रहा है, जठर ग्रंथियां पाई जा रही हैं। अब हम बात करें कि जो आमाशय में जब हम भोजन, भरपेट भोजन कर लेते हैं तब समस्या आ जाती है। हमें क्वेश्चन आता है कि हमें भरपेट भोजन करना चाहिए कि भोजन हल्का लेना चाहिए। तो हमें भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये आमाशय दिख रहा है, आमाशय क्रमाकुंचन, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं इस तरह से, उसी तरह से आमाशय में भी लहरें उठती हैं, ताकि जो यहाँ का भोजन, देखिए जैसे मान लीजिए ये है, उठ करके गई तो यहाँ पर जो भोजन रहा होगा वो ऊपर चला गया। अब ये जब नीचे की ओर आएगी तो जो ऊपर वाला भोजन होगा वो नीचे में चला जाएगा और HCl जो जठर ग्रंथियां होती हैं यही सरफेस पर पाई जाती है, इससे स्रावित होने वाला जो एंजाइम होगा भोज्य पदार्थों से मिलता चला जाएगा। तो जो भी भोज्य पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, वो सभी डाइजेस्टिव एंजाइम से मिल जाएंगे या सही तरीके से उसमें मिल जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम और भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब ऑलरेडी आपने इसको कस के भर के रखा है, भोजन भरपेट कर लिया, तो इसमें क्रमाकुंचन का प्रक्रम तो प्रक्रिया तो होगी, लेकिन सही तरीके से भोजन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगी, अपच हो सकती है। तो इतनी सारी समस्याएं आती हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे जब भोजन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि हमें किस दिशा में लेटना चाहिए भोजन करने के बाद में। तो कभी भी भोजन करने के बाद में हमें बाईं ओर, आपने पढ़ा होगा कि हमें बाईं ओर नहीं लेटना चाहिए। कारण क्या होता है, आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो आमाशय होता है वो थोड़ा सा बाईं ओर होता है और बाईं ओर ही आप करवट करके लेट गए तो ये दब जाता है। दब जाने से इसमें क्रमाकुंचन का जो प्रक्रम होता है वो स्लो हो जाता है, सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाता है, जिससे कि भोजन जो है यहाँ पर अपचित रह जाता है, भोजन सही तरीके से पच नहीं पाता है। तो ये कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि जो भोजन है यहाँ पर देख रहे हैं, जो आमाशय है, आमाशय किससे जुड़ा हुआ है, आमाशय छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो आमाशय की अगर हम फिगर की बात करें, आमाशय यहाँ पर जो आमाशय में भरा हुआ भोज्य पदार्थ है, ये जो भोजन है वो कहा जाएगा, वो आमाशय का जो पाइलोरिक भाग होता है वो किसमें ओपन होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का 3 भागों में डिफरेंशिएट होती है, या छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, डियोडिनम यानी कि ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र के नाम से जाना जाता है। जिसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम डियोडिनम कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ये किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी अक्षर की सी के आकार की संरचना है ग्रहणी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो उसमें आपको विकल्प में क्या सही होगा, डियोडिनम ग्रहणी, जो किसका हिस्सा है, छोटी आंत का हिस्सा है। अब यहाँ पर जो भोजन है वो किसमें प्रवेश करता है, छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, संरचना कैसी होती है, इसमें पाचन होता है कि नहीं होता है। तो पाचन वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने मैकेनिज्म हैं, वो हम मैकेनिज्म वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर संरचना पढ़ रहे हैं तो संरचना पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर संरचना के अकॉर्डिंग देखें कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितने मीटर होती है, 6.5 यानी कि 6.5 मीटर के आसपास होती है। अब यहाँ पर देखें कि जो छोटी आंत होती 3 भागों में बटी होती है, जिसे हम ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र के नाम से जानते हैं। ग्रहणी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि ये 1 नंबर के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी अक्षर के सी के आकार का भाग कौन सा दिखाई देता है। आप ध्यान से देखें तो ये सी जैसा कुछ बन रहा है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी तक पहुंचने के बाद में यहाँ पर आप देखें कि इसमें भी जो आंतरिक, जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, यानी आंतरिक जो रस होते हैं, आंत में जो पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम होते हैं भोजन का पाचन करते हैं। भोजन का पाचन
करते हैं और इसके बाद में ये छोटी आंत किसमें खुलती है, बड़ी आंत में खुल जाती है। किसमें खुल जाती है, बड़ी आंत में खुल जाती है। बड़ी आंत को आप ध्यान से देखें तो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि जो बड़ी आंत की लंबाई तो कम है लेकिन मोटाई अधिक है। तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 यानी कि 1.5 मीटर के आसपास होती है और यहाँ पर मोटाई छोटी आंत से अधिक होती है। अब हम बात करते हैं कि छोटी आंत के 3 भाग थे, क्या बड़ी आंत के भी कई भाग होते हैं? तो हाँ, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं जिसको सीकम, कोलन और रेक्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीकम, कोलन, रेक्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बारे में हम बताएंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है, जिसको हिंदी में मलाशय कहते हैं। अब ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जिसको हिंदी में कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, इसमें कभी कभी जो है जो कृमि होते हैं, कृमि जैसे आपका स्कैरिस अभी हमने बताया, स्कैरिस यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। कभी कभी हल्की सी चोट लग जाने से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इतनी सारी समस्याएं इसमें हो जाती हैं। ये अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो फूड मटेरियल है छोटी आंत में पूरी तरह से पच चुका होता है। बड़ी आंत में जब भोजन बचा हुआ आता है तो उसमें पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल बचते हैं तो वो बड़ी आंत सीकम से कोलन से होते हुए रेक्टम भाग में पहुँच करके स्टोरेज ऑर्गन, जो कि रेक्टम क्या है, एक स्टोरेज ऑर्गन है, उसमें स्टोर कर दिए जाते हैं। और आफ्टर सम टाइम या समय समय पर गोज आउट कर दिया जाता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो गोज आउट कर दिया जाता है थ्रू एनस अपर्चर। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब यकृत और अग्न्याशय जो ग्रंथियां हैं तो इनको हम अगली वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे।